सभी को नमस्कार। बच्चों, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो चुकी है और उम्मीद है अच्छी ही हुई होगी। लेकिन बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए कि इसके सभी एमसीक्यू बता दो, क्योंकि आपको चिंता हो रही होगी कि आपने जो उत्तर दिए हैं वो सही है या नहीं। वो मैं अवश्य बताऊंगी और साथ ही यह भी चाहूँगी कि आप उन सभी प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में करें। अपना पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आप हल कीजिए, क्योंकि यह तैयारी केवल अभी के लिए नहीं थी, वार्षिक परीक्षा के लिए थी। तो वार्षिक परीक्षा के लिए जितना अधिक अभ्यास किया जाए उतना कम है। आप ये पूरा प्रश्न पत्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल कीजिएगा और साथ ही साथ यह भी जान लीजिएगा कि इस बार की परीक्षा में आपके कितने अंक आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। है दिल्ली शिक्षा विभाग का प्रश्न पत्र इवनिंग शिफ्ट वाला, जो कि मिड टर्म की परीक्षा में अभी पूछा गया। तो ये प्रश्न पत्र आपके पास पहले से होगा ही, नहीं है तो इस प्रश्न पत्र को पॉज करके आप इनके प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। लेकिन हम सीधे ही इसके उत्तर के ऊपर चलेंगे और बात करेंगे पूछे गए प्रश्नों की और उनके उत्तरों की। तो जैसे यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत को युवा भारत क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा, भारत में युवाओं की संख्या अधिक होने के कारण। यानी ये ग वाला उत्तर सही है। अगला प्रश्न, युवा पीढ़ी को किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा गया है? तो इसके भी 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। सही उत्तर है, उसका भविष्य निर्माता होने के कारण। तीसरा प्रश्न, ये कथन और कारण वाला है। कथन है, आज भारत को हम सबसे बड़ा युवा देश कह सकते हैं, और कारण है इसका, भारत देश अभी अभी आज़ाद हुआ है। तो यहाँ पर कथन भी सही है और उसका कारण गलत है। तो इसी कारण से यहाँ सही विकल्प बनेगा ये घ वाला। केवल कथन सही है, कारण गलत है। आगे चौथा प्रश्न, राष्ट्र की वास्तविक शक्ति किस में निहित है? इस गद्यांश के आधार पर पता चलती है, राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके युवा वर्ग में निहित है। पांचवा प्रश्न, आज के समय में देश का दुर्भाग्य क्या है? तो गद्यांश ये कहता है, आज के समय में देश का दुर्भाग्य यह है कि युवा और बुजुर्गों में आपसी तालमेल की कमी है। बुजुर्गों के अनुभव से युवा सीख नहीं लेते और उनसे पूरी तरह से सहमत ना होकर के उनसे दूरी बनाकर रखते हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में युवाओं का कर्तव्य क्या है? वर्तमान समय में युवाओं का कर्तव्य है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं, परिवार, समाज और देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा समाज और देश के हित में कार्य करें। अगला प्रश्न, देश के विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो लगभग यही उत्तर देश के विकास के लिए भी बनेगा कि देश के विकास के लिए युवाओं और बुजुर्गों में तालमेल होना आवश्यक है। बुजुर्गों के अनुभवों से युवा सीखें और उससे वे हर कार्य को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 2, जो कि अपठित काव्यांश वाली है। अपठित काव्यांश को स्वयं पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, कवि ने बाधाओं को दूर करने हेतु क्या बनने को कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, कवि ने कालजयी बनने को कहा है। यानी उत्तर ख वाला सही है। अगला दूसरा प्रश्न, क्षण क्षण, छू छू, कदम कदम में कौन सा अलंकार है? स्पष्ट पता चल रहा है, ख वाला उत्तर सही है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तीसरा प्रश्न, कवि मानव को क्या करने के लिए कहता है? तो इस काव्यांश के आधार पर वह उन्हें निडर रहने के लिए कहता है। ग उत्तर सही होगा। चौथा प्रश्न, कवि मन को क्या बनने के लिए कह रहा है? तो इसका उत्तर है, कवि मन को दीपक के समान बनने के लिए कह रहा है। अगला प्रश्न, कविता में कवि की मूल भावना को स्पष्ट कीजिए। तो कवि की मूल भावना क्या है कि व्यक्ति को बिना डरे रहना चाहिए और
बाधाओं को दूर करके कालजयी बनना चाहिए। वह डरे नहीं, मरे नहीं, अपितु मृत्यु को भी जीत ले। अगला प्रश्न, कवि चुपचाप जलने की बात क्यों कह रहा है? तो इसका उत्तर होगा, कवि चुपचाप जलने की बात इसलिए कह रहा है ताकि अपनी समस्याओं का गुणगान न करते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकें। कर्म पथ पर हम कभी भी किसी भी बाधा से विचलित ना हों। अब आया खंड ख। खंड ख में सबसे पहले अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक पर आधारित ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं। तीसरे प्रश्न का पहला भाग, जनसंचार के प्रिंट माध्यम की दो विशेषताएं लिखिए। तो दो विशेषताएं कौन सी हो सकती हैं? जैसे इसे हम कभी भी कहीं भी किसी भी समय पढ़ सकते हैं क्योंकि इनमें स्थायित्व होता है, और यह तुलनात्मक रूप से यदि देखा जाए तो एक सस्ता साधन भी है। इसे हम लंबे समय तक सुरक्षित भी रख सकते हैं। अगला प्रश्न, संपादक के नाम पत्र का समाचार पत्र में क्या महत्व है? तो इसका उत्तर होगा, समाचार पत्र में संपादक के नाम पत्र जनमत को प्रतिबिंबित करते हैं। इसके द्वारा विभिन्न मुद्दों पर समाचार पत्र की राय जाहिर होती है और विभिन्न समस्याओं को भी उठाया जाता है। अगला प्रश्न, विशेष रिपोर्ट से क्या अभिप्राय है? यह कितने प्रकार की होती है? तो जब गहरी छानबीन विश्लेषण के पश्चात कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। यह 4 प्रकार की होती है: खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। आगे चौथा प्रश्न, जिसका पहला भाग है, पत्रकारीय लेखन और सृजनात्मक लेखन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पत्रकारीय लेखन के बारे में हम बताएंगे कि यह समसामयिक और वास्तविक घटनाओं पर आधारित होता है। इसमें पाठकों की रुचि और ज़रूरतों के अनुसार ही लेखन किया जाता है, वह शब्द सीमा भी सीमित होती है। परंतु सृजनात्मक लेखन में कल्पना का समावेश रहता है। इसमें लेखक को पूरी तरह से छूट होती है, शब्द सीमा का भी कोई बंधन नहीं होता। यह सृजनात्मक यानी आत्मनिष्ठ लेखन होता है। आगे समाचार लेखन की शैली को स्पष्ट कीजिए। तो समाचार लेखन की शैली होगी उल्टा पिरामिड शैली, जिसमें समाचार के 3 भाग होते हैं: इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो में क्या, कौन, कहाँ और कब, ये 4 ककार आते हैं। बॉडी में क्यों और कैसे, लेकिन समापन में कोई ककार नहीं होता, केवल इसके अंदर तथ्य और स्रोत पर ही बात होती है। अगला प्रश्न, इसमें रचनात्मक लेख करना है लगभग 100 शब्दों में, और यह तो बच्चों आप अपने हिसाब से कर ही सकते हैं, जैसे मर्जी लिखिए। 1 पेज का इसी विषय पर आधारित आप अपने मन के विचारों को लिख सकते हैं। आगे प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये भी अभिव्यक्ति और माध्यम वाले ही प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से किस प्रकार भिन्न है? यानी नाटक को अन्य विधाओं से अंतर करके बताना है, तो हम बताएंगे नाटक दृश्य श्रव्य विधा है जिसको कि मंच पर अभिनीत किया जाता है, और इसी कारण इसमें अभिनयता का गुण है, या कह ले रंगमंचीयता का गुण है। यह ना केवल पढ़ा सुना जाता है बल्कि देखा भी जाता है, और इसमें पाठक वर्ग के अलावा दर्शक वर्ग भी होना आवश्यक है, और इसी कारण यह लिखित से दृश्यता की ओर बढ़ता है। हमें 3 अंक का लिखना था, यानी कोई भी 3 बिंदु दे दें काफ़ी होंगे। आगे दूसरा प्रश्न, नाटक के विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डालिए। या तो हम केवल 3 तत्वों का विस्तार देते हैं, लेकिन जब विभिन्न तत्व पूछे गए तो हमें कम से कम 6 तत्वों के नाम दे देने चाहिए। और वो तत्व कौन कौन से होंगे? समय का बंधन, शब्द, कथ्य, संवाद, द्वंद्व, चरित्र चित्रण, भाषा शिल्प, ध्वनि योजना, प्रकाश योजना, वेशभूषा, रंगमंचीयता। तो इनमें से कोई भी 6 बिंदु यदि आपने दे दिए तो काफ़ी रहेंगे। अगला प्रश्न है,
कविता में बिंबों की अनिवार्यता स्पष्ट कीजिए। बिंब यानी जो हमारी आंखों के सामने एक चित्र सा उभर आता है कविता को पढ़ते हुए। तो कविता में बिंबों का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि यही भावों को समझने में सहायता करते हैं। बिंबों की वजह से काव्य में जीवंतता या सजीवता आती है, और इसी के कारण इंद्रिय बोध होता है व मानसिक रूप से हम कविता को आत्मसात कर पाते हैं। अब आया खंड ग, जिसमें अंतराल भाग 2 और अंतरा भाग 2 वाले प्रश्न हैं। सबसे पहले 7वां प्रश्न जो है ये पठित काव्यांश पर आधारित है, और इसमें छोटे छोटे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यह कविता ली गई है कार्नेलिया का गीत से, निराला की कविता है, और इसका पहला प्रश्न बनता है, उड़ते खग निम्नलिखित में से किस विशेष अर्थ की व्यंजना करते हैं? तो इसका उत्तर है ख वाला, देश से बाहर से आए हुए व्यक्तियों के समूह की ओर। यह अर्थ स्पष्ट करते हैं। अगला प्रश्न, इस काव्यांश में भारत की किस विशेषता का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर होगा भारतीय प्राकृतिक सौंदर्य का, यानी विकल्प संख्या घ। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में भारत की प्रशंसा कौन कर रहा है? तो इसका उत्तर होगा कार्नेलिया, क्योंकि ये कार्नेलिया का गीत वाला ही काव्यांश है हमारे पास। चौथा प्रश्न, लघु सुरधनु से पंख पसारे में कौन सा अलंकार है? यहाँ से को देख करके ही पता चलता है कि यह उपमा अलंकार है। ख वाला विकल्प सही होगा। अगला, नीड़ शब्द का अर्थ है, तो सही उत्तर है ख घोंसला। आगे 8वां प्रश्न, इसमें भी काव्यांश पर ही प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है? कार्नेलिया का गीत के आधार पर उत्तर दीजिए। यदि आप ध्यान दें तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इसी काव्यांश से बड़े आराम से मिल जाता है। तो इसके उत्तर में हम क्या बताएंगे? उड़ते खग से अभिप्राय है भारत के बाहर से आने वाले लोग, जो कि जब भारत में आते हैं तो उन्हें यहाँ पर आश्रय मिलता है और उन्हें भारत देश में सुख शांति प्राप्त होती है। यही भारत की विशेषता है। और बरसाती आंखों के बादल से अभिप्राय क्या हुआ कि भारतीयों की आंखों में इतनी अधिक करुणा विद्यमान है कि वे दूसरों के दुख को देखकर स्वयं भी आंसू बहाने लगते हैं, और उनके आंसू ऐसे बहते हैं जैसे कि बरसात के बादलों से, यानी भारतीय दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है? यह दीप अकेला कविता के आधार पर हमें उत्तर देना है। गीत की सार्थकता होती है उसको गाने से। जब तक गीत को गाया नहीं जाता उसकी कोई सार्थकता नहीं। इसी प्रकार से मोती की सार्थकता है उसकी चमक से। जब मोती को बाहर निकाला जाता है, समुद्र की तली से गहराई से बाहर निकाला जाता है और उसकी चमक से हर कोई प्रभावित होता है, तभी मोती की सार्थकता है। यदि वह केवल तली में ही पड़ा रहे तो समुद्र की गहराई में उसकी कोई पहचान नहीं, कोई सार्थकता नहीं। ठीक इसी प्रकार दीप अकेला कविता में दीपक की सार्थकता भी तभी होगी जब वह पंक्ति में शामिल हो जाएगा, अर्थात व्यष्टि का समष्टि में विलय कर लिया जाएगा। आगे तीसरा प्रश्न, माघ महीने में विरहणी की दशा का चित्रण बारहमासा पाठ के आधार पर कीजिए। माघ के महीने में विरहणी नागमती की दशा बहुत अधिक दयनीय हो जाती है। बहुत अधिक ठंड के कारण उसकी विरह अनुभूति बढ़ जाती है और उसे लगता है कि अब विरह उसके प्राण लेकर ही रहेगा। नायिका का कंपन निरंतर बढ़ता चला जाता है और रुई से भी उसकी ठंड दूर नहीं होती। प्रियतम के बिना अब उसे लगता है कि उसकी ठंड दूर होने वाली भी नहीं, और इसीलिए वह प्रियतम के आलिंगन की कामना करती है और उसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर ऐसे गिरते हैं जैसे कि ओले गिर रहे हों। आगे बढ़ेंगे।
और 9वें प्रश्न को देखते हैं। यह सब प्रसंग व्याख्या वाला है और इसमें आपको 4 हिस्सों में व्याख्या करनी है। पहला संदर्भ, दूसरा प्रसंग, तीसरा व्याख्या और चौथा विशेष। संदर्भ में हम बता सकते हैं इसमें कविता का नाम है स्रोत स्मृति और कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे प्रसंग, यह है अपनी पुत्री की मृत्यु के बाद कवि उसका श्राद्ध करने से पहले उसे याद करते हुए अपने समस्त सद्कर्मों का अर्पण करने की बात कर रहा है। और व्याख्या आप अपने भावों में ही कर देंगे इसकी। और विशेष में भी कोई भी 4 बिंदु बता दीजिए, जैसे भाषा सरल सहज सुबोध है, खड़ी बोली है, मुक्तक छंद का प्रयोग है, शब्द चयन सटीक है, शैली प्रभावशाली है और अनुप्रास अलंकार उपमा अलंकार तो इसमें आप आसानी से छांट ही सकते हैं। इसी प्रकार अथवा के बाद जो दूसरा दिया गया यह है 12 मासा में से पौष के महीने का वर्णन है। तो कविता का नाम 12 मासा, कवि जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी कह सकते हैं आप। और इसमें भी उसी तरह से ही 4 बिंदुओं में आपको व्याख्या कर देनी है। 10वां प्रश्न जो कि गद्यांश पर आधारित प्रश्नों वाला है, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। लेखक को नेहरू जी से वार्तालाप करने का क्या बहाना सूझा? तो इसका उत्तर क्या होगा? ख वाला, नेहरू जी के मांगने पर ही अखबार देना। दूसरा प्रश्न, नजरसानी शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ख विचार करना या नजर डालना। आगे तीसरा, नेहरू जी को उस रोज कहाँ जाना था? उत्तर होगा ग पहलगाम। चौथा प्रश्न कथन और कारण वाला है। कथन दिया है लेखक ने अखबार पढ़ते रहने का फैसला किया और कारण है लेखक नेहरू जी से मजाक करना चाहता था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर वह मजाक नहीं करना चाहता था। इसके अंदर कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, इसलिए उत्तर होगा इसका घ। आगे बढ़ेंगे, 5वें भाग को देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मैं शब्द आया है लेखक के लिए। आगे 11वां प्रश्न, इसमें 2-2 अंकों वाले प्रश्न उत्तर हैं। पहला भाग है लेखक ने चौधरी साहब की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो लेखक ने बताया चौधरी साहब का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था, उन्हें त्योहारों पर नाच गायन का आयोजन करने का शौक था, वे रईसों की तरह रहते थे, उनकी हर बात में तबीयतदारी टपकती थी और छोटे छोटे कार्यों के लिए भी वे नौकरों पर निर्भर रहते थे। नागरी भाषा में लेखन कार्य करना उन्हें पसंद था और उनके बाल कंधों तक लंबे थे। आगे बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए? अनेक प्रश्न पूछे गए थे। आप यहाँ पर कोई भी 2 प्रश्न बता सकते हैं, जैसे धर्म के 10 लक्षण कौन से हैं, 9 रसों के उदाहरण दो, तालाब में 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे मछली कैसे जीवित रहती है, चंद्र ग्रहण की व्याख्या करो, या फिर हेनरी इंग्लैंड के 8वें राजा की स्त्रियों के नाम बताओ। इस प्रकार के प्रश्न आप लिख सकते हैं। अगला है बड़ी बहुरिया का संवाद हर गोबिंद उसके मायके में क्यों नहीं सुना सका? तो इसका उत्तर होगा वह उसके मायके में संवाद इसलिए नहीं सुना सका क्योंकि उसे बड़ी बहुरिया से समानुभूति हो रही थी। वह उसके दुख दर्द को स्वयं महसूस कर पा रहा था और मायके के खुशनुमा वातावरण व आवभगत को देखकर उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। वह नहीं चाहता था कि बड़ी बहुरिया के जाने से उसके गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाए और इसीलिए बड़ी बहुरिया को गांव की लक्ष्मी मानकर वह अपने गांव की बेइज्जती नहीं कराना चाहता था और इसीलिए वह उसके मायके में संदेश नहीं दे पाया। अगला 12वां प्रश्न जो है ये सब प्रसंग व्याख्या का है। आप देख सकते हैं ये पहला गद्यांश प्रेम घन की छाया स्मृति से लिया गया है जिसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, और दूसरे वाला संवदिया से लिया गया है जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु।
आगे 13वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये 5-5 अंकों वाले हैं, इसलिए लंबे उत्तर देने होंगे। पहला भाग है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि यहाँ सूरदास का हमें ऐसा व्यक्तित्व दिखाई देता है जो बदला लेने की भावना में विश्वास ना रखकर पुनर्निर्माण में विश्वास रखता है। वह एक कर्मठ व्यक्ति है, सहनशील है, संकल्प का धनी है, आशावादी है, कर्तव्यनिष्ठ है, एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करने में विश्वास रखता है। अगला प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी पाठ का क्या संदेश है? वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में बताएं। तो संदेश तो सूरदास की झोपड़ी वाला, लेकिन आज के समय में उसकी उपयोगिता को देखते हुए बताना है। तो इसका मूल संदेश होगा कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। असफलताओं, कठिनाइयों या संघर्षों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। दूसरों पर दोषारोपण ना करके स्वयं की शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा रखना चाहिए और आशा की भावना व आत्मविश्वास के साथ हमें अपने निराशा पर, अवसाद पर काबू पाना चाहिए। अंतिम प्रश्न है, बिस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर गर्मी और लू से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो बिस्कोहर की माटी पाठ हमें बताता है कि गांवों में गर्मी और लू से बचने के लिए धोती या कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध दिया जाता है, या फिर कच्चे आम का पन्ना पिलाया जाता है, और आम को भूनकर या उबालकर गुड़ या चीनी में उसका शरबत बना करके भी पिलाया जाता है, ताकि गर्मी और लू से बचा जा सके। बच्चों, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि परीक्षा में आपने क्या सही किया और क्या गलत। गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन उन्हें दोहराना बुरा है। तो इसलिए जो गलतियां हुई उन्हें आप सुधार लीजिए, ताकि वार्षिक परीक्षा में ये दोबारा से ना हो। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।